औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आर्टिकल नंबर 10 में खुशामदीद। आज हम एनुअल टैक्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज एंड कंप्लायंसेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमारी जो कंप्लायंस है रूल 44(4) की, फिर रूल 44(5) की है, फिर एक कंप्लायंस सेल टैक्स की, एक रिटर्न जो एनुअल एक कंप्लायंस है वो सेल टैक्स की है। चलें रूल 44(4) की पहले पढ़ के देखते हैं। देखें जी, हम WHT रिजीम को अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं और समझ चुके हैं। अब उसमें उसकी मॉनिटरिंग करने के लिए एक अदारा बैठा है, प्रॉपर उसका एक ऑडिट होता है। उस ऑडिट को कहते हैं 161 सेक्शन 161 का ऑडिट। उसको मिनी ऑडिट भी कहा जा सकता है, उसको डेस्क ऑडिट भी कहा जाता है। रूल 44(4) की एक कंप्लायंस हमने करनी होती है, लेकिन ये हमने बना के अपने पास रख लेनी होती है। ये एक रिकॉन्सिलेशन कहा जाता है। रूल 44(4) की रिकॉन्सिलेशन होती है और ये अपने तय खुद तैयारी करके हम रख लेते हैं। और इनकम टैक्स का कमिश्नर आम तौर पर हर साल ही मांग लेता है, आम तौर पर हर साल मांग लेता है। प्रोसेस ये होता है कि आप जानते हैं कि सेक्शन 153 और 161 के तहत हमें, अगर हम विद होल्डिंग एजेंट हैं तो हमें हर पेमेंट के ऊपर टैक्स की मखसूस मिकदार को डिडक्ट करना है और उसका चालान बना के सबमिट कर देना है। और जिस गरीब का टैक्स हमने डिडक्ट किया है उसको चालान भी दे देना है। रकम और चालान दोनों उसके पास चले जाएंगे। हमने अपनी ड्यूटी को निभाना है क्योंकि हमारी ड्यूटी लगाई गई है एज अ विद होल्डिंग एजेंट, और वो रिस्पॉन्सिबल हैं कि अपना टैक्स डिडक्ट करवाएं। एक बंदे की ड्यूटी बन जाती है, दूसरे बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। ये तो आप बात जानते थे। अब रूल 44(4) में ये है कि जब आपका ऑडिट होता है 161 का, तो उसमें वो ये एक बात उठाता है कि जनाब आपने जो 165 की स्टेटमेंट फाइल की है मंथली, उसमें आपने ये लिखा है कि फर्ज कर लेते हैं 10 लाख रुपया, आपने 10 लाख रुपया उसके ऊपर फर्ज करें 20,000 रुपया या 25,000 रुपया टैक्स डिडक्ट किया है, तो आपके अखराजात, आपकी विद होल्डिंग स्टेटमेंट 165 जो मंथली आप करते रहे फाइल, उसके मुताबिक तो खर्चे 10 लाख रुपए थे और उस पर 25,000 टैक्स आपने डिडक्ट किया हुआ है। अब जबकि आप एनुअल इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो उसमें खर्चे 30 लाख रुपए आपने एडमिन एक्सपेंस शो किए हुए हैं, क्लेम किए हुए हैं। अब हमें ये बताएं कि आपके खर्चे अगर 30 लाख थे तो फिर वहां पर पूरे साल में जो 12 स्टेटमेंट्स आपने फाइल की हैं 165 के तहत आरएस में, तो उसमें तो सबका मजमुआ करें तो 10 लाख रुपया बनता है एक्सपेंसेस का, और 10 लाख में से वहां खर्चे 10 लाख हैं और 10 लाख का टैक्स डिडक्ट हुआ है। लेकिन जब आप फाइनल या एनुअल इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो उसमें आप हमें बता रहे हैं 30 लाख के खर्चे क्लेम कर रहे हैं। तो ये तजाद क्यों है? उनका सवाल है कि ये तजाद क्यों है। इस हवाले से वो कहते हैं हम एक रिकॉन्सिलेशन दें ताकि बैलेंस रिकॉन्साइल किए जाएं कि इसका मतलब ये हुआ कि 20 लाख और भी खर्चे हुए हैं जिनके ऊपर आपने टैक्स डिडक्ट नहीं किया, तो लिहाजा हमें बताया जाए कि 20 लाख पर टैक्स डिडक्ट क्यों नहीं हुआ और इसकी रिकॉन्साइलेशन बना के दी जाए। इस रिकॉन्सिलेशन को कहा जाता है रूल 44(4) की रिकॉन्सिलिएशन। अच्छा जी, अब हम इसको किस तरह मरतब करेंगे, किस तरह बनाएंगे? हम ये कहते हैं कि जनाब हमने बहाने बनाने हैं
कि हमारे पास उस 20 लाख टैक्स को डिडक्ट करने के बहाने कौन कौन से हैं, कि हमने उसको नहीं किया, सॉरी, उस 20 लाख को के ऊपर पेमेंट करते हुए टैक्स को नहीं डिडक्ट किया, तो अब हम नहीं कर पा रहे या नहीं किया था पहले, तो क्यों नहीं किया उसकी वजह बयान करनी पड़ेगी। चलेंगे, इसका जवाब सुने जी। इसका जवाब ये है कि जनाब, विद होल्डिंग रजीम है कैश बेस्ड और अकाउंटिंग सिस्टम होता है अक्रूवल बेस्ड। सबसे पहली बात, पहली दलील, विद होल्डिंग रजीम होती है कैश बेस्ड, अकाउंटिंग सिस्टम हम चला रहे हैं अक्रूवल बेस्ड। अगर तनख्वाहें मैंने वहां पर 8,50,000 दर्ज की हुई हैं, तो इससे ये मुराद नहीं है कि 8,50,000 मैंने उनको पे भी कर दिया हुआ है कैश में या बैंक के थ्रू, क्योंकि विद होल्डिंग रजीम चलेगी कैश बेस्ड। मतलब जब पे करेंगे तो तब ही टैक्स डिडक्ट करना है। तो मुमकिन है कि मैंने 2-2 महीने की तनख्वाहें नहीं दी हो, जब मैं दूंगा तो टैक्स काट लूंगा। खर्चा मैंने पूरा बुक किया है क्योंकि अक्रूवल बेस्ड काउंटिंग है, खर्चा 12 महीनों का मैंने दर्ज किया है। अब ये तो बैलेंस शीट से जाके पता चलेगा कि पेएबल कितने स्टैंड है। तो जब पेएबल मैं रिमूव करूंगा, जब पे कर दूंगा, तो फिर मैं टैक्स भी काट लूंगा। तो पहला बहाना मेरा ये है, जिसमें आपका 30 से 40% या 20 से 30% आपका ये बात कवर हो जाती है कि आपने बैलेंस शीट में पेएबल छोड़े हुए हैं। लिहाजा परचेजेस के हवाले से कॉस्ट ऑफ सेल के भी जो क्रेडिटर्स हैं वो करोड़ों में या लाखों में या हजारों में आ रहे हैं, जब उसको हम पे कर देंगे तो लिहाजा हम टैक्स भी काटेंगे। ठीक है जी। हम तो टैक्स किस तरह काटें, जबकि खर्चा हमने बुक किया हुआ है इनकम टैक्स, एनुअल इनकम टैक्स की रिटर्न में, इस वजह से खर्चे ज्यादा आ रहे हैं कि एक्चुअल खर्चा डाला है। तो पेमेंट जब होगी तो हम टैक्स भी डिडक्ट कर लेंगे। पहली तो ये बात होगी जिसकी वजह से फर्क आ रहा है। तो ये रिकॉन्सिलेशन वैसे जैसे बीआरएस बनती है, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, सेम इसी तरह बनती है। उसको रकम को ऊपर रखे, ठीक है जी, और फिर फर्क बीच में से मालूम कर करके इसको बताएं। दूसरा फर्क ये हो सकता है कि जब आप किसी को पेमेंट करने लगे थे, पेमेंट तो एक्चुअल हुई है, लेकिन अगला बंदा एग्जाम्पशन है उसको। मिसाल के तौर पर आप इंश्योरेंस कंपनी को पे करते हैं 1 लाख रुपए इंश्योरेंस, 1 लाख के खर्चे आ रहे हैं, एनुअल रिटर्न में आपने उठाए हुए हैं, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी को आप पे करते हुए टैक्स उसका डिडक्ट नहीं कर सकते। सर्कुलर 1980 का है, 81 का है, उसमें लिखा भी हुआ है। अगले आर्टिकल में नहीं तो पिछले आर्टिकल में आपको मिल जाएगा। सॉरी, 161 के ऑडिट वाला आर्टिकल है, उसमें आपको मिलेगा, जो कि इसके बाद आएगा आर्टिकल के। अच्छा, उसमें सारे हवाले एक जगह पर इकट्ठे किए गए। अच्छा, अब इंश्योरेंस कंपनी का 1 लाख रुपया पे किया है लेकिन टैक्स डिडक्ट नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनके पास एक लेटर है एफपीआर का कि इंश्योरेंस कंपनी को पे करते वक्त कोई इंश्योरेंस पर टैक्स डिडक्ट नहीं कर सकता। ये तो एक मिसाल है। अगली मिसाल देखते हैं। अगली मिसाल ये है कि एक बंदा एफटीआर है, फाइनल टैक्स रजीम से ताल्लुक रखता था। एफटीआर वाला बंदा, उसने आपको सेल की, आपने परचेजेस करनी, 10 लाख रुपए की उसने आपको सेल की, आपने 10 की परचेज की। तो जब आप उसको 10 लाख पे करने लगे, तो उसने बताया कि मैं कमर्शियल इंपोर्टर हूँ और मैं जो चीजें खरीदता हूँ पीछे से, उसको बगैर विदाउट एनी अमेंडमेंट, कोई अमेंड नहीं करता चीजों को, और एज इट इज ही आगे फरोख्त कर देता हूँ। लिहाजा मैं तो हूँ फाइनल टैक्स रजीम में, पीटीआर में। और पीटीआर का फीचर जो है वो यही है कि मेरा तो टैक्स डिडक्ट कर दिया कस्टम वालों ने ऑन द स्पॉट, और वो मेरे हाथ में उसने चालान दे दिया डिडक्ट करके, मैं तो आ गया फाइनल टैक्स रजीम में, मेरा तो एक दफा टैक्स डिडक्ट हो चुका है। लिहाजा अब उसी प्रोडक्ट के ऊपर मेरा दूसरी दफा टैक्स कोई डिडक्ट नहीं कर सकता। तो लिहाजा ये मुझसे बिल ऑफ एंट्री पकड़ लें, बिल ऑफ एंट्री नहीं है मेरे पास, तो मैं एग्जाम्पशन लेटर आपको दे देता हूँ एफईआर से बनवाया हुआ, कि जो एफईआर को मैंने ये कहकर बनवाया था कि मैं एफटीआर में फॉल करता हूँ और लोग मेरा टैक्स डिडक्ट करना चाहते हैं, लिहाजा लोगों को एक रूलिंग दे दें, एग्जाम्पशन लेटर बना के दे दें, ताकि लोगों को मैं दिखा सकूं और लोग उसकी कॉपी रख लिया करें अपने पास और मेरा टैक्स डिडक्ट ना करें। सो
ये तो था एक और बहाना हमारे पास कि हमारी परचेजेस कुछ ऐसी भी हुई हैं कि वो जो परचेजेस हैं वो एफटीआर वालों से की हैं, लिहाजा हम उनका टैक्स डिडक्ट नहीं कर सकते। फिर हमारा एक और बहाना है कि जी मेट्रो स्टोर से हमने की है, उसमें भी वो एग्जाम्प्ट है, हम उनकी पेमेंट नहीं कर सकते। तो स्टेशनरी आई है, बड़ा कुछ आया है उनकी दुकान से, मेट्रो स्टोर से, और मेट्रो स्टोर ने अपनी इनवाइस के पेंदे में लिखा हुआ है कि हमारा कोई टैक्स नहीं डिडक्ट कर सकता। और उसमें है कि हम सेकंड शेड्यूल में फलां क्लास के तहत एग्जाम्प्ट हैं कि जो पाकिस्तान में इतने अरब की सरमायाकारी करे कोई कंपनी, तो उसका एग्जाम्प्ट होता है, कोई उसका टैक्स डिडक्ट नहीं कर सकता। तो अपनी एग्जाम्पशन इस्तेमाल की है ना हर कंपनी ने अपनी अपनी। तो लिहाजा हम ये भी बता सकते हैं कि हमारे कई एडमिन एक्सपेंसेस, ठीक है, वो इसमें कवर अप हो सकते हैं। अगर नई भी रसीदें हैं तो फिर किसी से ली जा सकती हैं, आपने परचेजिंग की है पर्सनल लोगों से वो रसीदें ले लें, तो वो लगा लें, ताकि कल को चेक करे तो आपके पास हों। कि ये वो सारे बहाने हैं जो रिकॉन्सिलेशन में काम आएंगे रूल 44(4) की। जब वो मांगेगा, जब 161 का ऑडिट होता है, बाज का 2-2 3-3 साल नहीं होता, फिर चौथे साल निकल आता है, तो आप कहते हैं यार ये तो मुझे पता ही नहीं कि ये भी ऑडिट होता है। तो ये ऑडिट है, और हर बंदे का होना है, हर कंपनी का होना है, पीवीटी का होना है, एओपी का होना है, इंडिविजुअल का, हर कारोबार का। ये सिर्फ इतने से हिस्से का होगा, और हिस्सा सिर्फ यही है कि किसी को पेमेंट की जाए और उस पर टैक्स की डिडक्शन लाजमी करनी है। सिर्फ इसी हिस्से का ऑडिट वो करते हैं, ठीक है। जितने एडमिन एक्सपेंस आपने क्लेम किए हुए हैं, सबका बताते हैं कि इन पर टैक्स कितना बनना चाहिए था। लिहाजा आपकी 165 की स्टेटमेंट में टैक्स कम है, तो उसकी पहले तो कहते हैं रिकॉन्सिलेशन में, ऑडिट तो बाद में स्टार्ट करेंगे। हो सकता है हम आपकी रिकॉन्सिलेशन से मुतमईन हो जाए। तो सबसे पहले आप, फिर रिपीट कर रहा हूँ, सबसे पहले आप पेबल को डालते हैं कि जनाब ये जो अक्रूवल बेस सिस्टम था, हमने खर्चे वहाँ डाले हुए हैं, यहाँ कैश बेस सिस्टम है, लिहाजा कितने ज़्यादा खर्चे पड़े हुए हैं पेबल में, वो पे करेंगे तो आप टैक्स भी डिडक्ट कर लेंगे। इस वजह से 165 की स्टेटमेंट के खर्चे और जो हमारी रिटर्न है उसके खर्चे मैच नहीं कर रहे, क्योंकि 165 में तो सिर्फ कैश पेमेंट्स होती हैं, जबकि जो रिटर्न है हमारी, जो टैक्स के अकाउंट्स हैं जो हमने फाइल किए हुए हैं, वो तो होते हैं अक्रूवल बेस। उसमें तो खर्चा इनकर्ड हो गया तो हो गया, तनख्वाहें चाहे जब मर्जी दें, खर्चा हो गया तो वो रिकॉर्ड कर लेते हैं उसे, ठीक है। फिर अगला पॉइंट था, जैसे मैंने बताया कि एफटीआर वाला बंदा, फाइनल टैक्स वाला, वो भी नहीं आपको डिडक्ट करने देता टैक्स। ये भी एक कारगर बहाना है, लेकिन अगर ऐसा हो तो फिर ही है, अपने पास से तो नहीं बना सकते आप। उसमें यह है कि तीसरा मेट्रो स्टोर वाला एडमिन एक्सपेंसेस को आजकल कवर कर रहा है, नहायत मौजू है इस हवाले से। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट फिर उसके बाद आ जाता है बीटीएल, बिलो टैक्स लिमिट। मिसाल के तौर पर हर एक खर्चे के लिए एक बीटीएल दिया गया है, बिलो टैक्स लिमिट, यानी कि आप उतना थ्रेश होल्ड है, उसका टैक्स डिडक्ट नहीं कर सकते, उतना। वो कितना है? वो इतना है कि चलें बारी बारी फर्दन फर्दन हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले रेंट पर आते हैं। रेंट है 2017-18 में 2 लाख तक उसका थ्रेश होल्ड है, यानी कि 2 लाख, पहला 2 लाख अगर आप किसी को रेंट अदा करने हैं, 12,500-13,000-14,000 रुपया महीने का बनता है। तो अगर आप 13-14,000 महीने का किसी को खर्चा कर रहे हैं रेंट की मद में, तो उसका टैक्स नहीं डिडक्ट कर सकते, क्योंकि ओवरऑल थ्रेश होल्ड 2 लाख सालाना का है। 2 लाख सालाना किसी को रेंट दें तो टैक्स उसका नहीं डिडक्ट कर सकते। लाहौर आप ये भी कह सकते हैं कि मेरी कोई दुकान वगैरह है, या अगर ऐसा कोई जेन्युइन खर्चा है, तो मेरा ये खर्च ज़रूर है, लेकिन ये बीटीएल था, बिलो टैक्स लिमिट है, ठीक है। फिर सैलरी में भी बीटीएल है, 4 लाख सालाना तक किसी एम्प्लॉय को सैलरी दें तो बीटीएल है। आप कहेंगी कि मेरे तो इतने मुलाजिम हैं, सबको मैंने ये 6-7 लाख तनख्वाहें ज़रूर बनती हैं, जब इसको पे करता हूँ तो अगला बंदा एम्प्लॉय मुझे टैक्स नहीं डिडक्ट करने देता, वो कहता है मैं तो सर बीटीएल हूँ, बिलो टैक्स लिमिट हूँ, यानी कि मेरी तनख्वाह तो सालाना 4 लाख से ज़्यादा है ही नहीं, आप किस तरह मेरा टैक्स डिडक्ट कर रहे हैं। तो लिहाजा कई ऐसे अखराजात बीटीएल में आ जाएंगे, बिलो टैक्स लिमिट में। खर्चा तो है, लेकिन वो थ्रेश होल्ड, जो टैक्सेबल थ्रेश होल्ड है, उससे ज़्यादा नहीं। फिर मजीद आगे आते हैं तो बाकी अखराजात रह जाते हैं, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, लॉयर की फीस, ठीक है जी, इस टाइप के अखराजात हैं। मिसलिनियस, पोस्टेज के, इंश्योरेंस कंपनी के, ठीक है जी, लीज के, लीजिंग कंपनी के, इंटरेस्ट, इस टाइप के खर्चे रह जाते हैं। उसके लिए फिर ये है, ना तो आप इंटरेस्ट वाले का कर सकते हैं क्योंकि कंपनी बड़ी है, उसको भी एग्जेम्पशन है, ना तो इंश्योरेंस का कर सकते हैं टैक्स डिडक्ट, ठीक है।
उसका भी ला, जैसे बताया था मैंने अभी। तो इस तरह अब रह गए खर्चे। अब खर्चों को, जनरल खर्चे जो होते हैं मुख्तलिफ तरह के, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, मिसलेनियस, पोस्टेज, ये वो इस तरह का। तो अब पोस्टेज वाले का भी नहीं आप कर सकते। अच्छा, अब यूटिलिटी बिल है, यूटिलिटी बिल का भी नहीं कर सकते। ठीक है, पीटीसीएल का पर आप टैक्स नहीं काट सकते, डिडक्ट नहीं कर सकते ना। यूटिलिटी बिल्स आ रहे हैं, बिजली का बिल है, वो भी ला बाय ला आप नहीं डिडक्ट कर सकते, SRO 586/1991। अच्छा, अब रह रू के आखिर में आ जाते हैं वही खर्चे, ये जैसे मैं रिपेयर एंड मेंटेनेंस बता रहा हूँ, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी वगैरह बता रहा हूँ। इनका क्या बहाना है कि इनको आपने पे किया और टैक्स क्यों नहीं डिडक्ट किया? जी, इसका बहाना बड़ा अच्छा है, ये भी SRO 586/1991, ये SRO इस सवाल का जवाब देता है बड़ा अच्छा। क्या कहता है? वो कहता है कि 25,000 थ्रेश होल्ड है सप्लायर का, सप्लाईज का, और 10,000 थ्रेश होल्ड है सर्विसेज का। यानी कि अगर कोई बंदा आपका AC रिपेयर करके जाता है तो उसकी 10,000 फीस बनती है, उसने सर्विसेज प्रोवाइड की हैं आपको, तो आप चाहे वो बैंकिंग कंपनी है जो उनसे मर्जी है, विद होल्डिंग एजेंट है, तो उसका 10,000 पर पे करते हुए टैक्स नहीं काटेंगे, क्योंकि थ्रेश होल्ड है कि उसका और आपका बिजनेस कम से कम 10,000 तक का हो तो आप टैक्स नहीं काट सकते 1 साल के दौरान। तो 10,000 से बढ़ता है, 11,000 होता है, 10.5 होता है, तो फिर आप साथ में पिछले 10,000 के ऊपर भी काटेंगे और नई वाली रकम पर भी काटेंगे। पिछले, जैसे एक इनवाइस 10,000 की है, अगली उसमें 2 की भी की है, तो 2 को पे करते हुए 2 के ऊपर भी टैक्स काटना है, और साथ में पिछला जो 10,000 एग्जम्प्ट आपने छोड़ दिया था उसके ऊपर भी टैक्स काटना है उसी 2,000 में से। जैसे अब बैंकिंग में चले जाएं, बैंक में 50,000 एक दिन का निकालने कोई टैक्स नहीं है, विद होल्डिंग का बैंक नहीं काटता। 50,000 से 1 रुपया भी बढ़कर निकाल के दिखाएंगे, जैसे 1 रुपया बढ़ाते हैं, 50,000 1 रुपया, 1 रुपये के ऊपर भी तो टैक्स बढ़ेगा, लेकिन पिछले 50,000 के ऊपर भी टैक्स डिडक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये बहाना है आपकी रिकॉन्सिलेशन में, और ये सारी वजूहत मैंने बयान की हैं कि PTR में है, आप मेट्रो स्टोर से खरीदारी की है, खर्चे पेबल रह गए, FTR में बंदा था टैक्स नहीं डिडक्ट करने देता, NGO है एक, उससे परचेजिंग की हुई है, या कोई इस टाइप की कोई ऑर्गेनाइजेशन है बड़ी, गवर्नमेंट की कोई ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट से परचेजिंग की है, गवर्नमेंट भी नहीं काटने देती सेक्शन 49, तो वो भी एग्जाम्प्ट है, विद होल्डिंग उसका भी नहीं काट सकते हम। लिहाजा ये वो सारे बहाने कारगर आएंगे आपके रूल 44 की रिकॉन्सिलेशन बनाते वक्त, और ये रिकॉन्सिलेशन आपसे मांगी जाएगी सेक्शन 161 का जो ऑडिट होता है विद होल्डिंग का, जो हर साल होता है, हर कंपनी का होता है, बाद का डिले आ जाता है 2-3 साल का, बाद में 3 सालों का इकट्ठा ही कैचिंग करवा लें, करना सबका ही है। अगर आप उसकी डॉक्यूमेंटेशन हर 3 साल बाद करवा लेना बेहतर होता है, ताकि वो निकल जाए एक दफा। अच्छा, अब आते हैं रूल 44(5) पर। रूल 44(5) पर यह है कि वो ये कहता है कि आप हर महीने हर महीने 165 की स्टेटमेंट फाइल करते हैं, हर महीने 165 की स्टेटमेंट फाइल करते हैं, तो उसमें आप रूल 44(5) के तहत आप सैलरी के ऊपर जो टैक्स डिडक्ट किया हुआ सिर्फ सैलरी वाले, उसकी एक सालाना भी स्टेटमेंट फाइल करते हैं। तो ये रूल 44(5) की कॉन्सिलेशन है। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, चले हम यहाँ से निकाल लेते हैं IRS, और हम लॉगिन करते हैं। तो मैं ये दिखाना रूल 44(5) की कंप्लायंस के हवाले से बताना चाह रहा था कि विद होल्डिंग रजीम में यहाँ पर गए, और यहाँ पर वो है, ये रूल 44(5) की कंप्लायंस है। ये रूल 44(4) की रिकॉन्सिलेशन थी, जिसमें लिखा हुआ था कि इनकम टैक्स कमिश्नर 161 के ऑडिट से पहले आपसे एक रिकॉन्सिलेशन मांग सकता है, जिसमें ये आपको बताना होगा कि एनुअल इनकम टैक्स की रिटर्न में आपने जो अखराजात क्लेम किए हैं, जो, और आप 165 की, ये वाले 165 की स्टेटमेंट फाइल करते थे हर महीने, और जिसमें ये था कि मैंने लोगों के टैक्स को डिडक्ट किया, चाहे एम्प्लॉयज थे वो लोग, अपने जाती एम्प्लॉयज सैलरी की मद में मैंने टैक्स डिडक्ट किया, चाहे रेंट की मद में, चाहे कॉस्ट ऑफ सेल की मद में,
सबकी मदद में मैंने जस्ट जिसका टैक्स डिडक्ट किया, फिर मैंने महानावार स्टेटमेंट में उसको दाखिल किया और सबमिट किया। आखिर में एनुअल रिटर्न जमा करवाई। एनुअल रिटर्न में मेरा ऑब्जेक्शन आ गया कि आपकी एनुअल रिटर्न के अखराजात, एडमिन के और कॉस्ट ऑफ सेल के, वो और 165 की स्टेटमेंट, इन दोनों में डिफर है। वहां पर टैक्स आपने कम काटा है, जबकि एनुअल रिटर्न में अखराजात बहुत ज्यादा दिखाए हैं। तो फिर उसके बहाने हमने भी डिस्कस कर लिए थे। फिर रूल 44(5) में वो ये कहता है कि जब आप एम्प्लॉयज का, जो एम्प्लॉयज हैं हमारे, आपने उनको टैक्स डिडक्ट किया, करने के बाद हर महीने इसी वाली रिटर्न में उसको फाइल करते रहे। लेकिन हम ये चाहते हैं कि आप सेक्शन 149 के तहत जो टैक्स डिडक्ट करते हैं एम्प्लॉयज का, उसकी भी एक स्टेटमेंट आप दें। ठीक है, यानी कि अब 12 महीनों की इकट्ठी यहाँ दें। इसका वही तरीका है। मैं 2018 सेलेक्ट कर लेता हूँ, फर्ज कर लेता हूँ, और 2018 को मैंने सेलेक्ट किया। यहां पर मैंने उसका, मेरे एम्प्लॉयज किस टाइप के हो सकते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, मेरे सूबाई हुकूमत के तहत मैं काम करता हूँ वो एम्प्लॉयज हैं, मेरे कॉर्पोरेट सेक्टर के एम्प्लॉयज कौन से होते हैं वो देख लें। ये पीवीटी एलटीडी कंपनीज के सारे जो हैं, ये एसएससीपी से इल्हाकशुदा अगर आपकी कंपनी है तो समझ लें कि आपने इसमें काम करना है। अदर एम्प्लॉयज में एओपी, सैलरी इंडिविजुअल, ये सारे इसमें। ठीक है, इसको ऐड करें। फर्ज करें हमारे एओपी है, ठीक है, उसमें ये लिखें एम्प्लॉय का रजिस्ट्रेशन नंबर, मतलब रजिस्ट्रेशन से मुराद ये है सीएनआईसी नंबर। जैसे इसको उठाएंगे तो वो सारा उसको उठा लेगा। ट्रांजेक्शन डेट डालें, ठीक है, सारी अमाउंट टैक्सेबल डालें पूरे साल की, ओके कर दें। वैसे तो आपने हर महीने में भी की हुई है, लेकिन वो कहता है रूल 44(5) में लिखा है कि आप सालाना भी करेंगे। ठीक है, तो लिहाजा इसको करके वैसे ही सेव करना है। ठीक है, तो सारी उसकी समरी वैसे ही इधर आ जाती है। ठीक है, सेव हो जाता है, सबमिट करें, सारा काम हो गया। अच्छा, इसमें भी फिर वही बात आ गई कि अगर आपको अगर आपको समझ नहीं लगती किसी चीज़ की इसमें, तो आप वही फिर नंबर डायल करेंगे 051 111 772 772, और उसमें कस्टमर केयर का नुमाइंदा सुबह 9 से रात 11 बजे तक बैठा होता है, लेकिन एक्सपर्ट हजरात सिर्फ 4 बजे तक बैठे होते हैं। आप उनसे मदद ले लें कि इस टैब में क्या आएगा, इस खाने में क्या आएगा। अगर इशू, वैसे तो सो सिंपल है, क्योंकि इसके बाद हमने इनकम टैक्स की रिटर्न भी करनी है, तो ये सारे खाने वहां भी दोबारा दोबारा डिस्कस हो जाएंगे। तो मैं इस हवाले से इसको दोबारा दोबारा रिपीट नहीं करना चाह रहा। इसको खुल के सारी एक एक दफ़ा फाइल नहीं करके दिखाई, इस वजह से कि आप इनकम टैक्स की रिटर्न में भी इसको बड़ी लंबी चौड़ी वहाँ से भी लेक्चर सुनेंगे, तो वहाँ ये सारी चीज़ें सामने खुल के सामने आ जाएंगी। वैसे ये सो सिंपल है। तो ये थी रूल 44(4) और रूल 44(5) की कॉन्सिलेशन। अब आते हैं इस आर्टिकल में आखिरी हिस्से पर, जो है रूल 17 सेल टैक्स का। तो ये कहता है कि अगर आप कॉर्पोरेट सेक्टर से ताल्लुक रखते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स पेयर हैं, यानी कि एसएसपी लाभशुदा पीवीटी है, एलटीडी है, ठीक है जी, तो फिर आपको ये करना है कि आप हर महीने भी सेल टैक्स की रिटर्न जमा करवाते हैं हर महीने, लेकिन आपको सालाना भी एक सेल टैक्स की रिटर्न फाइल करना पड़ेगी, जो कि मजमुआ होगी सारी सेल टैक्स की रिटर्न की। ये भी सो सिंपल है, और ये e.fbr.gov.pk पर ही आएगी, जहां पर सेल टैक्स की रिटर्न सेलेक्ट करते हैं, उसमें एनुअल सेल टैक्स रिटर्न है, उसको क्लिक करें। ठीक है जी, उसमें डेटा पूरे एनुअल का डालें, और उसमें होता क्या है कि जो शॉर्टफॉल होता है, अगर आपको टैक्स पे करना है उसके लिए बनाई गई है, कि फर्ज करें आपने 5-10 हज़ार, 20 हज़ार, 50 हज़ार ऊपर नीचे है, तो आपकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं, करके वो टैक्स जमा करवा के बराबर कर दें पूरे साल का। ओके करें सर। सेम इसी तरह अभी रूल 44(5) की कॉन्सिलेशन में जो एनुअल की स्टेटमेंट एम्प्लॉयज की टैक्स डिडक्शन की,
कि सैलरी को पे करते हुए आप जो टैक्स डिडक्ट करते हैं, माहाना के अलावा सालाना भी जो स्टेटमेंट हम फाइल करने जा रहे थे, उसका मकसद यही था कि अगर उस बंदे की कोई एडजस्टमेंट है तो वो इसमें कर दी जाए, उस वो एडजस्टमेंट भी इसी में कर दी जाए। तो ये तो था हमारा आर्टिकल नंबर 10, जिसमें हमने एनुअल टैक्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज को पढ़ा और समझा। अभी 3 किस्म की एनुअल टैक्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपने पढ़ी। ये तो था हमारा आर्टिकल नंबर 10।